बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज के नाजरीन को खुशामदीद कहता है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने कल जो दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच था वो 7 विकेटों से जीत लिया और इस तरह पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी बड़ी जबरदस्त रही है इब्तिदाई दोनों वनडे इंटरनेशनल मैचेस में। और पाकिस्तान ने पहला मैच 5 विकेटों से जीता, कल 7 विकेटों से जीता। तो अब सीरीज जो है वो कराची शिफ्ट हो रही है, जहां 3 मई को सीरीज का तीसरा वनडे खेला जाएगा। इस मैच के हवाले से बात करेंगे और उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो मैनेजमेंट कमेटी आई है और उस मैनेजमेंट कमेटी के चंद अरकान क्लबों के हवाले से जिस तरीके से मनूवरिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। क्योंकि पूरे पाकिस्तान के क्रिकेट क्लब्स जो हैं वो सरापा एहतजाज बने हुए हैं, क्योंकि अपने मंजूर नजर लोगों को नवाजने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसकी मैनेजमेंट कमेटी के एक रुकन, जिनको लोग कहते हैं कि वो माफिया है, कि वो जो है सारे शॉट्स खेल रहे हैं और लोगों को इधर से उधर करने में मसरूफ है, जिस पर एहतजाज हो रहा है। और नजम सेठी साहब को कई लोगों ने उनसे बात भी की। मियां मुनीर जो मुल्तान रीजन के साबिक सदर है, उन्होंने भी मुलाकात की। उन्होंने भी बताया कि बड़े घपले हो रहे हैं, चाहे मुल्तान हो, सियालकोट हो, इस्लामाबाद हो, एबटाबाद हो, उसके अलावा अभी तक कराची के इलेक्शन ही नहीं हुए। तो बहुत सारी चीजें जिन पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम क्रिकेट पे जो मैच जो कल पाकिस्तान जीता, जो सीरीज है वनडे सीरीज, उसके हवाले से बात करेंगे। और हमारे साथ वीडियो लिंक पर लाहौर से मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ। अब्दुल रऊफ पाकिस्तान के उन चंद क्रिकेटर्स में शामिल हैं जो बड़े पढ़े लिखे क्रिकेटर्स में जिनका शुमार होता है। इन्होंने 2 मरतबा मास्टर्स किया है और इनकी डिग्री जो है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी है एक डिग्री, और ये पाकिस्तान को टेस्ट और वनडे इंटरनेशनल मैचेस में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। इनसे हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम अब्दुल रऊफ से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, पहले क्रिकेट के हवाले से जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज है उसके हवाले से एक पैकेज आपको दिखाते हैं। जी, पैकेज आपने मुलाहिजा किया और पाकिस्तान की कारकर्दगी बड़ी अच्छी है। और चूंकि एशियाई विकेटों पर ये एशिया कप और वर्ल्ड कप हो रहा है, इसलिए पाकिस्तान के लिए एडवांटेज है। पाकिस्तानी बैट्समैन जो है फॉर्म में आ रहे हैं, खासतौर पर फखर जमान अब जिस तरह की फॉर्म में है तो उनसे बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता कर ली गई हैं। इस मैच के हवाले से हम बात करते हैं और हमारे साथ वीडियो लिंक पर लाहौर से मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ, जिनका तजिया तबसरा बड़ा प्रिसाइज होता है और बड़ा टू द पॉइंट होता है। इसलिए हमने इनको जहमत दी और ये हमेशा जब भी हम इनको कहते हैं ये हमेशा आ जाते हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रऊफ। जी वालेकुम सलाम इकबाल। अब्दुल रऊफ, पहले तो वनडे सीरीज की बात करें, कैसे देखते हैं जो पाकिस्तान चेंजेस कर रहा है? जो हमने वनडे की टीम अनाउंस की उसमें इफ्तिखार अहमद का नाम नहीं है, उसमें इमाद वसीम का नाम नहीं है और हारिस को हमने आखिरी लम्हे पर रखा, और जो कॉम्बिनेशन बन रहा है जिस तरीके से, आप एज अ फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर इसको किस निगाह से देखते हैं? इकबाल भाई, ये जो पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है, इनके जो फैसले हैं उनमें कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब आता है जब आपके बोर्ड में बार बार चेंजिंग होती है और आप अपने जो मंसूर नजर और सिफारशी लोग हैं उनको बड़े ओहदे पर बिठा देते हैं, तो फिर वो सारा सिस्टम आपका बिगाड़ कर वो खराब कर देते हैं। अब लास्ट आप अगर पीछे वाले जो हमारे चीफ सेलेक्टर थे उनको भी सिफारिश पर ये जॉब मिली थी। आपने देखे कि उन्होंने भी 2 दफा इस टीम से फखर जमान को ड्रॉप किया था और फिर रमीज राजा ने वापस आकर फखर जमान को दोबारा इंक्लूड किया था जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था, शायद आपको ये याद होगा। और अभी ये जो नए चीफ सेलेक्टर आए हैं, ये जो अपना एक तो अपनी जो तबी उम्र भी गुजार चुके हैं सारी की सारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और ये वैसे भी ओवर एज हैं, किसी सूरत भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नौकरी की अहल नहीं है। मगर ना जाने क्यों चेयरमैन जो है नजम सेठी साहब, उनको ये पसंद है और उन्होंने इनको अपॉइंट किया, तो उन्होंने भी इफ्तिखार अहमद जैसे प्लेयर को पाकिस्तान की टीम से ड्रॉप कर दिया। अब बात यह कि अगर आपने वर्ल्ड कप से पहले कॉम्बिनेशन ट्राई करना तो आपको बहुत पहले ये तैयारी शुरू कर देनी चाहिए थी। अगर अब मेगा जो इवेंट है जिस तरह एशिया कप है या वर्ल्ड कप है वो आपके सर पर है और आप इस तरह के ड्रामे कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि आगे जाकर पाकिस्तान जो है वो तो लाजमन उसमें कोई ना कोई तो उसमें वो उखाड़ बिछाड़ होगी और सेटल डाउन होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब दोबारा देखें कि हारिस सुहेल की पाकिस्तान टीम में किसी सूरत में जगह नहीं बनती थी। समझ में आती कि हारिस सुहेल को लेकर आए और वो उनके शोल्डर के जरिए वो जख्मी हो गए, शोल्डर उनका खराब हो गया, वो बाहर हो गए, कभी वो इन होते हैं कभी आउट होते हैं। लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर कमजोर नजर आ रहा है। ये तो शुक्र करें कि इमामुल हक और फखर जमान अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप दे रहे हैं जिसकी वजह से प्रेशर कम आ रहा है। तो आप क्या देखते हैं, मिडिल ऑर्डर आपको सही नजर आता है? क्योंकि हमें वर्ल्ड कप के मैचेस भारत में खेलना है और फिर एशिया कप हो रहा है, तो आप मिडिल ऑर्डर को कैसे देखते हैं?
एग्जैक्टली इकबाल भाई, मिडिल ऑर्डर में प्रॉब्लम है, ना सिर्फ मिडिल ऑर्डर में बल्कि लोअर मिडिल ऑर्डर में, और स्पेशली जब आप इंडियन कंडीशंस में जाएंगे और वहां पर मेरी आपको आवाज आ रही है अब्दुल रऊफ? स्पिनर के साथ खेलना पड़ेगा, तो आपको बड़ा एस्टेब्लिश किस्म के बैट्समैन वहां पर चाहिए होंगे। और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये अब्दुल रऊफ मैनेजमेंट है, तस्वीर आ रही, ये आप जो हम उनसे पुरानी बात थी कर रहे हैं कि वो मिडिल ऑर्डर के हवाले से दोबारा इसको इनको प्लीज कनेक्ट करें कि मिडिल ऑर्डर के हवाले से हम अब्दुल रऊफ से बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर को क्या हो गया है। और आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो रीजन्स की सियासत हो रही है, उस सियासत के हवाले से पाकिस्तान के टेक्निकल फॉल्ट है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन अभी हम जो है वो रीजन्स की सियासत के हवाले से भी बात करेंगे। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारा अब्दुल रऊफ से राब्ता नहीं हो सका, जिसके लिए हम आपसे माजरत खाएं। और अब्दुल रऊफ पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर इस वक्त लाहौर में वीडियो लिंक से हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम गुफ्तगू के सिलसिले का मजीद आगाज करते हैं। अब्दुल रऊफ, क्या देखते हैं अब कॉम्बिनेशन, जिस तरह से मैं आपसे मिडिल ऑर्डर से हवाले से सवाल कर रहा था कि मिडिल ऑर्डर बैटिंग आपको तगड़ी नजर आती है? अभी तो इमामुल हक, फखर जमान या बाबर आजम इब्तिदाई 3 प्लेयर्स रन कर रहे हैं। जब ये अगर इनमें से खुदा ना खास्ता कोई नाकाम होता है, ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं होती और 337 रन का टारगेट होता है, तो आप क्या समझते हैं मिडिल ऑर्डर कैसा लगता है आपको? देखिए इकबाल भाई, अभी जो पाकिस्तान की पिचेज है इन पर तो इनको आसानी होगी, इतना ज्यादा प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो पिचेज हैं ये स्मूथ करती हैं। और उसके बाद जिस तरह आप ये जानते हैं कि जो न्यूजीलैंड की टीम आई है पाकिस्तान के टूर पर, उसमें कोई इतनी ज्यादा डेप्थ नहीं है, और वो उसमें कोई जो उनके सीनियर प्लेयर्स हैं, कोई 8-9 सीनियर प्लेयर्स वो मिसिंग है, और इनके पास सिर्फ एक ही इनका एक्सपीरियंस बॉलर है हेनरी। उसके अलावा कोई ऐसा बॉलर वहां पर शामिल नहीं है कि जो पाकिस्तान के बैट्समैन को थोड़ा कोई मुश्किल से दो चार कर सके। तो मेरा ख्याल है कि इनके लिए इजी होगा, मगर थोड़ा सा एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए सिलेक्शन कमेटी में। जिस तरह अभी हारिस सोहेल को इन्होंने शामिल किया बगैर किसी परफॉर्मेंस पर, बगैर किसी रीजन के और बगैर किसी फिटनेस टेस्ट के, इस तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका जो फसला स्ट्रक्चर है वो चल रहा है। आप तो कह रहे थे हमने ऑस्ट्रेलियन स्ट्रक्चर बना दी है, मगर उसमें से अभी तक आपको एक मिडिल ऑर्डर भी नहीं मिल रहा और आपको फिर पुराने प्लेयर्स पकड़ कर लाने पड़ते हैं। तो जब तक आपके अपने जो फैसले हैं उनमें क्लैरिटी नहीं होगी, तो उस वक्त तक स्ट्रगल तरह जारी रहेगी। लेकिन बॉलिंग तो आपको बेहतर नजर आ रही है पाकिस्तान की, जो बॉलिंग अटैक है। अब एहसानुल्लाह को इन्होंने लाहौर में नहीं खिलाया, जहां की पिच थोड़ी सी हेल्पफुल थी T20 मैचेस में, फिर यहाँ पिंडी में खेले, इतने इफेक्टिव नहीं रहे। कल उन्होंने वनडे खेला, उसमें भी एहसानुल्लाह जैसा बॉलर जिसने PSL में अच्छा परफॉर्म किया था, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए इकबाल भाई, इससे जो बॉलिंग लाइन आपकी है, जो फास्ट बॉलर्स हैं, स्पिनर्स हैं, उनमें स्लाइट एडजस्टमेंट की जरूरत होती है, जो कि इनसे नहीं हो रही। इन्होंने जो स्पिन बॉलर्स कोच भी रखे हुए थे, मगर वो भी अपना टाइम पास करके और पैसे लेकर चलते बने। ना तो वो जो स्पिनर थे आपके उनमें कोई एडजस्टमेंट कर सके, और जो फास्ट बॉलर कोच है वो तो मेरा ख्याल है कि वैसे भी उनकी एजुकेशन ही इतनी नहीं है कि वो किसी भी बच्चे को ट्रेन कर सके। वो वही पुराने, इनके पास वो एक दकियाती कोई सोच के मुताबिक चलते हैं कि बॉल पकड़कर बता दी, इस तरह इसको बॉल को पकड़ना है, इस तरह इसकी टीम रखनी है, और इस तरह इसको ये करना वो करना। असल चीज जो होती है वो आपको जो बायोमैकेनिकली एडजस्टमेंट होती है वो आपको एजुकेटेड बंदे ही करके दे सकते हैं। तो इनके जो बॉलर्स हैं उनमें स्लाइट एडजस्टमेंट की जरूरत है सबकी। शाहीन अफरीदी समेत आपके जो आरिफ रऊफ हैं, उसके बाद जो आपके नसीम शाह हैं और एहसानुल्लाह हैं, अगर इनकी स्लाइट एडजस्टमेंट ना होती अव्वल तो ये टेस्ट क्रिकेट खेल ही नहीं सकेंगे, और अगर लॉन्ग फॉर्मेट भी इनको कंसिस्टेंट बेसिस पर खिलाया गया तो फिर वहां पर भी इनके लिए मुश्किलात आ सकती है। स्पिन बॉलिंग को क्या देखेंगे? शादाब खान बिल्कुल आउट ऑफ टच नजर आ रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। उसामा मीर को हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ जनवरी में खिलाया, अब उनको दोबारा डाला गया, कल वो इतने इफेक्टिव नहीं रहे। सलमान अली आगा को कहते हैं कि ऑफ स्पिन ऑलराउंडर है, लेकिन आपने देखा कि वो क्या है। तो आप देखते हैं स्पिन में भी पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? इस बार भी स्पिन में देखिए, मेरा ख्याल है कि जो स्पेशलिस्ट काफी स्पिनर्स है पाकिस्तान के पास, वो सईद अजमल थे और अब्दुल रहमान और जुल्फकार बाबर थे। उनके पास पाकिस्तान में कोई आउटस्टैंडिंग स्पिनर इस तरह का आया नहीं है, और ये तीनों 92-3 में मेरे साथ अंडर 19 से इनका डेब्यू हुआ था, उस जमाने के वो खेल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो आपका जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी का जो प्लान है या जो आपका डिवेंसिव स्ट्रक्चर है वो कम्प्लीटली फेल है, कि पिछले 20 साल में या 10 साल में कोई स्पिनर प्रोड्यूस वो नहीं कर सका। तो अभी भी फेलियर है ये, जो इनमें फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है। शादाब खान बिल्कुल उसी तरह, ना उनका हिप और शोल्डर जो है वो एडजस्टमेंट सही है, ना इनकी जो शोल्डर और हिप अलाइनमेंट सही है, और उसके बाद उसी तरीके से वो एक ही एडजस्टमेंट पर बॉलिंग करते जा रहे हैं जब से वो आए हैं। तो उनमें तो उसकी जब तक आप इनकी स्लाइट एडजस्टमेंट करके इनको बेहतर नहीं करेंगे, आपकी बॉलिंग में वो चीज काट या बेहतरी या जो डिफरेंट वेरिएशन है वो नहीं आ सकती।
मैं हैरान हूँ कि ऐसे बड़े बड़े स्पिन बॉलर कोच इन्होंने रखे हुए थे। तो बात असल में वही है कि जब तक आपकी एजुकेशन ना हो आप क्रिकेट को खेल सकते हैं और आप वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना सकते हैं अपने नेचुरल टैलेंट पर, मगर आप किसी को कोच नहीं कर सकते और बता नहीं सकते। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक तो शोर मच गया कि बाबर आजम की कप्तानी कप्तानी, क्या इस मौके पर कप्तान तब्दील करना मुनासिब होगा? शान मसूद का भी मैं जिक्र कर दूं कि शान मसूद को वाइस कैप्टन बना दिया, अच्छी खासी फॉर्म में था, अब उस पर एक प्रेशर डाल दिया गया, वो फेल हो गया न्यूजीलैंड के खिलाफ जो एक वनडे खेला था पहले, अब इस वनडे में एक इनिंग्स की कारकर्दगी पर उसको बाहर कर दिया गया। वो लोग कहते हैं कि वो रेड बॉल क्रिकेट का अच्छा खिलाड़ी है, व्हाइट बॉल क्रिकेट में उसका नंबर ये सही है? आप समझते हैं कि 4-5 ओपनर्स हमने रखे हुए हैं, आपकी क्या राय है इस हवाले से? इकबाल, बात वो उस वक्त खराब होती है जब आप इनके साथ जो दूसरे प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, जिस तरह उमर अकमल वगैरह, उमर सदीक वगैरह थे और बाकी जो स्पेशलिस्ट बैट्समैन थे पाकिस्तान की डोमेस्टिक के बल्कि यंगस्टर्स थे और वो अपकमिंग टैलेंट में शुमार हो रहे थे, उनको मुकम्मल इग्नोर करके शान मसूद को और उसके बाद ये मामूला वगैरह को पाकिस्तान टीम में लाया गया। तो उस वक्त आवाजें डोमेस्टिक सर्किट से उठना शुरू हुई। तो उसके बाद जब इन्होंने परफॉर्म किया तो थोड़ा अर्से के बाद फिर इनकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन का शिकार हुई, इनको निकाल दिया गया और फिर किसी प्रेशर की वजह से दोबारा इनको टीम में ले आए। मगर अब यह है कि जब आप परफॉर्मेंस की वजह से टीम से बाहर हो और फिर आपका कमबैक हो रहा हो, तो फिर इससे बड़ी नेग्लिजेंसी उस क्रिकेट बोर्ड की क्या हो सकती है कि आप उसको दोबारा पाकिस्तान टीम की कैप्टनसी का कैंडिडेट बनाकर पाकिस्तान टीम में शामिल कर दें। उससे फिर आप एक जो प्लेयर होता है उस पर एक्स्ट्रा बर्डन डाल देते हैं, फिर ना उनकी फॉर्म रही वो, ना उस तरह का वो प्रेशर हैंडल करने के काबिल रहे और इस तरह उनका बिल्कुल जो कैरियर है उन्होंने स्टेक पर लगा दिया। और मेरा ख्याल है कि इससे पहले भी इस तरह के वाकयात होते रहे। जहाँ तक आपने कैप्टनसी की बात की है तो मेरा ख्याल है कि कैप्टनसी के खिलाफ आप चाहे सोशल मीडिया पर या मीडिया पर जितनी भी बातें कर लें, जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर से कोई कंट्रोवर्सी जन्म नहीं लेती, आप किसी कैप्टन को नहीं छेड़छाड़ सकते और ना ही उसकी जगह से ला सकते हैं उसको। तो मेरा ख्याल है कि जो भी आवाजें उठी हैं ये इनके अंदर से ही आई हैं। ठीक है, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन वो वीडियो लिंक पर रहिएगा। अब्दुल रऊफ, इस वक्त हम प्रोग्राम में एक ब्रेक ले रहे हैं क्योंकि जब ब्रेक के बाद आएंगे तो अब्दुल रऊफ जो है इनका ताल्लुक ओकाड़ा से, मुल्तान रीजन से क्रिकेट खेलते रहे और इनका मैंने ट्वीट भी देखा कि अब अगर रीजन्स में सियासत होगी तो फिर क्रिकेट किस नहज पर जाएगी। तो हम ब्रेक के बाद अब्दुल रऊफ से भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के साबिक सेक्रेटरी तारिक फरीद को ऑनलाइन लें और सियालकोट रीजन के मारूफ क्रिकेट ऑर्गेनाइजर मीर दाऊद को भी ऑनलाइन टेलीफोन लाइन पर लेंगे। एक ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में आपको खुशामदीद कहते हैं और आजकल जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट कमेटी रीजनल इलेक्शंस करा रही, क्योंकि 2 महीने का इजाफा किया गया इनके टेन्योर में, जो 21 अप्रैल को खत्म हो रहा था अब 21 जून को खत्म होगा। अब इन 2 महीनों में इन्हें जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सारी चीजें करनी है। रीजनल इलेक्शंस के हवाले से बहुत बातें हो रही हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ सियालकोट के मारूफ क्रिकेट ऑर्गेनाइजर मीर दाऊद मौजूद हैं। इस दश्त की सयाही में एक उम्र उन्होंने गुजार दी और मीर दाऊद के साथ साथ टेलीफोन लाइन पर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ भी मौजूद हैं, जो मुल्तान की, ओकाड़ा की क्रिकेट के हवाले से जिनका बड़ा इनपुट है। तो पहले हम मीर दाऊद साहब से बात शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मीर दाऊद साहब। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताइए कि सियालकोट रीजन में क्या हो रहा है? मलिक जुल्फिकार कहते हैं कि नहीं जी हमारे पास क्लब ज्यादा है क्या, और बाद लोग कहते हैं कि क्लबों की नारोवाल हुआ या दीगर जगहों पर बड़े मसाइल हैं, क्या कहेंगे आप? मैं छोटी सी बात, ज्यादा लंबा नहीं, क्योंकि मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है और ना आपको याद है ना कस्में उठाऊंगा। हाँ। बड़ी सीधी सी बात है, इलेक्शन की जब ये शोर उठा जी, तो ये स्क्रूटनी हुई थी 2018 में। उसमें जो क्लब थे उसमें तो मलिक साहब का कोई क्लब ही नहीं था, हालांकि इनका ही आदमी प्रेसिडेंट था। अच्छा। स्क्रूटनी भी इन्होंने करवाई, लेकिन उस वक्त इनके क्लब वो रजिस्टर नहीं हुए। उसकी वजह मैं नहीं बता सकता, वो ये खुद ही बता सकते हैं। ठीक। आज विदाउट एनी रीजन, आपको पता है कि स्क्रूटनी 6 साल के बाद होती है। जी जी। और उसमें 2 इलेक्शन होते हैं। एक इलेक्शन तो ऑलरेडी ये हो चुका हुआ है 2018 का। अब ये दोबारा जब इन्होंने नया उसको हमारे वाले सिस्टम को पैकअप किया और ये खुद आ गए तो उन्होंने कहा जी वो वोट बहाल हो जाए। उसमें हमारे 45 वोट थे जो कि इसमें
उन्होंने कर दिए जी, इनएक्टिव कर दिए 43 और उस 45 जी। अच्छा, उसमें ये भी थे। ठीक है, पहली स्क्रूटनी हुई, उसमें 29 वोट बने। उस वक्त ये नहीं जीत पा रहे थे, तो इन्होंने 6 वोट और डाल लिए अपनी मर्जी के। और आपको पता है बोर्ड में क्या होता है, मुझे बताने की जरूरत है। सही। अब जब मलिक साहब ने शोर मचाया तो जी वो आ रहे हैं, वो बोर्ड में, ये पहली दफा हो रहा है कि जो सिटिंग मेंबर है वो भी इलेक्शन में इंटरेस्टेड है। हालांकि होना नहीं चाहिए। साहब ने फ्रॉम नोवेयर, ठीक है, 9 वोट बगैर किसी विंडो के खुले से, तो भाई अगर आप उनको उनके लिए अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो जो 45 दूसरे हैं उनको भी उनके लिए क्यों नहीं? ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा दाऊद साहब। अब्दुल रऊफ, क्या कहेंगे? आपने ट्वीट भी किया था, क्या वाकई में गड़बड़ हो रही है? जिस तरह से भावलपुर में बन गए वहां पर प्रेसिडेंट, और दूसरी जगह तारिक सरवर साहब बन गए, और दूसरी गुलजादा साहब पेशावर में बन गए, वो तो उसके मैनेजमेंट कमेटी के रुकन थे। शकील शेख साहब का भी रुका हुआ है। आप क्या कहेंगे अब्दुल रऊफ? आपने तो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट तवील अरसे तक खेली है, 500 से ज्यादा फर्स्ट क्लास विकेटें हैं आपकी, क्या कहेंगे? इकबाल, इसमें देखें, सबसे बेसिक चीज जो है कि जब पैटर्न इन चीफ पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, उनको नोटिस लेना चाहिए इस चीज का कि आपने गवर्निंग बोर्ड में कम से कम ऐसे न्यूट्रल लोगों को शामिल करते, कम से कम उनका कोई इन्फ्लुएंस तो ना होता। आप कौन सी इखलाकियात का तकाजा कि आप गवर्निंग बोर्ड में ऐसे लोगों को शामिल कर दें जो जाकर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे और इलेक्शन में हिस्सा लें? ठीक है, आइन आपको इजाजत देता, मगर कौन सी इखलाकियात आपको इस चीज की इजाजत देती है कि आप पूरे का पूरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आप अपने हाथ पे रखें और फिर जाकर नीचे इलेक्शन में मैनिपुलेशन शुरू कर दे और अपने फेवर में लोगों को इस्तेमाल करना शुरू कर दे? ये तो मुमकिन ही नहीं है। देखे ना, चाहे कोई आदमी कुरान पर हाथ रखकर भी कह दे कि मैं गवर्निंग बोर्ड का मेंबर, मैं मैनेजमेंट कमेटी का मेंबर हूँ और मैंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना और मैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने दूंगा, तो ये मेरा नहीं ख्याल कि अगर कोई फरिश्ता भी होगा तो ये मुमकिन नहीं है उसके लिए भी। तो ये मेरा ख्याल है कि ये वायद जो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब या मियां नवाज शरीफ साहब ने बहुत लंबा अर्सा क्रिकेट खेली है और क्रिकेट के भी वो सिस्टम के साथ अटैच रहे हैं, उनको इस चीज का नोटिस लेना चाहिए। क्योंकि देखे कि एंड ऑफ द डे क्रिकेटर स्ट्रगल करता है। आप देखिए, इमरान खान साहब ने जो सारा सिस्टम मलिया मेट किया था वो हम क्रिकेटर के लिए नहीं किया था। यही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक्ट मैनेजमेंट थी जिसमें करप्शन भी का बाजार गर्म था, नेपोटिज्म थी, उसमें रिश्तेदारियां निभाई जा रही थी, उसमें करप्शन हो रही थी और उसमें बेतहाशा नीचे मैनिपुलेशन चल रही थी और उसकी वजह से इमरान खान ने टोटल का टोटल सारा सिस्टम ही। लेकिन अब जो मैनेजमेंट कमेटी आई ये भी वही कर रही है अब्दुल रऊफ। कोचेज आपने देखा है कहाँ लगाए जा रहे? ये तो बद से बदतरीन की तरफ जा रहे हैं ना। हम तो सोच रहे थे कि चाहे वसीम खान बाहर पे है, उसको सिस्टम का नहीं पता, चलो एहसान मालिक को सिस्टम का नहीं पता, तो मेरा ख्याल है कि उससे बदतर आल नजम सेठी साहब का है कि उन्होंने आंखें बंद करके रखी हुई है। और देखिए, अंडर 19 का कोच पता नहीं 9 बजे से उठा के सभी अजहर को भेज दिया। आप पाकिस्तान की अंडर 19 टीम उठाकर भेजते हैं, पाकिस्तान की ए टीम उठाकर भेजते हैं, 2 साइड पर जाहिर बैठे होते हैं, सेंटर में इनका कोई रिश्तेदार बैठा होता है, उसको कोच लगा कर भेज देते हैं। तो अगर आप पाकिस्तान का सिस्टम इस तरह चलाएंगे तो मेरा ख्याल है कि फिर आगे आती वाला याद होगा। बिल्कुल। अब मीर दाऊद साहब, आप जो कह रहे थे, आप इस बात से जो आप अब्दुल रऊफ ने भी इत्तेफाक किया कि मैनेजमेंट कमेटी का रुकन जो कि खुद इलेक्शन कराएगा, वो खुद अगर इलेक्शन लड़ेगा, तो आप बताएं ये कहाँ होता है, किस जमहूरियत में, अखलाकियात में इसका? नहीं तो फिर तो इसमें किस तरह फेयर होगा? अब इस पे भी उन्हें यकीन नहीं है। उन्होंने 9 वोट फ्रॉम नोवेयर, जिस वक्त अब आप वो देखें, आप पिछली आपके पास भी होगा, ऑन बोर्ड जाइए, देखिए कि पहले 29 वोट थे, उसको 35 किया, अब 35 से 44 कर लिए हैं। और भाई अगर उनको अपॉर्चुनिटी दी है, कहाँ सुना है, कहाँ पे इसको मतलब उन्होंने कहा है कि जी इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कि हम इनवाइट कर रहे हैं या फिर? तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्शन कमिश्नर जो है फारूक शहजाद राना, वो भी मिले हुए हैं, वो भी इंस्पायर्ड है इनसे। और भाई साहब अगर नौकरी भी तो करनी है ना, क्या हो गया आपको? अच्छा, लेकिन लोग ये कह रहे हैं, मैं आपसे भी पूछूंगा, कता कलामी होती, लोग ये कह रहे हैं कि सारे शॉट्स शकील शेख साहब खेल रहे हैं, जबकि वो कहते हैं कि मैं बड़ा जबरदस्त ऑर्गेनाइजर हूँ। आप समझते हैं कि सारे शॉट्स वो अकेले खेल सकते हैं नजम सेठी साहब के होते हुए? आपको पता है, जब एजाज भट्ट साहब थे, जब भी ये साथ थे, जब ये ज़का अशरफ आए, ये साथ थे, वो क्या नाम था उनका, नजम सेठी साहब आए तो ये साथ थे। ठीक, ये तो हमेशा ठीक है, एक सबका होता है। और जो भी है ठीक है। अब्दुल रऊफ, अल्लाह इनका अल्लाह हाफिज है, अल्लाह हाफिज है। अगर ये इस तरह करेंगे तो
हमने तो कोशिश की कि सियालकोट में क्रिकेट की एक्टिविटी को लाया जाए जी, और पूरी ईमानदारी से हमने इसमें अपने पल्ले से पैसे लगाए। इसमें कोई आपको पता है, इसमें कोई शक नहीं, मुझे आपके बारे में बड़ी मालूमात है मीर साहब। अब्दुल रऊफ, क्या समझते हैं कि क्या नजम सेठी साहब की नाक के नीचे ये हो रहा है? लोग कहते हैं शकील शेख साहब पर इल्जामात आयद कर रहे हैं और हम उन्हें, हमारे प्रोड्यूसर सुनील कुमार कोशिश करते हैं उन्हें ले, फोन बंद मिलता है। भाई आए ना, बात करें। इसमें हाथ कंगन को आरसी की आप समझते हैं कि सारे शॉट्स वो खेल रहे हैं और सेठी साहब आंखें बंद किए बैठे हैं? देखिए, मेरा नहीं ख्याल की बात है कि कोई किसी की इतने बड़ा हाई लेवल पर किसी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की ओहदे पर रखा जाए और इसकी इतनी ज्यादा आंखें बंद हों। मेरा ख्याल है कि ये जानबूझकर एक मैनिपुलेशन की जा रही है और हमारे आदमी को ताकत का नशा होता है, किसी को वो बना दे उससे यही काम करना होता है। तो इसमें जो पैटर्न इन चीफ होता है, मेरा ख्याल है कि और आगे जो उनको मशवरा देने वाली या गाइडलाइन देने वाली टीम होती है, उसका ज्यादा उसका अमल दखल ज्यादा होना चाहिए कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को बेहतर मशवरा दे और एक न्यूट्रल और फेयर इलेक्शन करवाए और पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स है और स्पोर्ट्समैन की आदत है उसको बेहतर करें। ठीक है मीर दाऊद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइंदा आपसे तफसीली बात करेंगे। अब्दुल रऊफ, आप हमारे साथ टाइम पर रहिएगा। आखिरी चंक है प्रोग्राम का और ब्रेक के बाद हम डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन फैसलाबाद के सेक्रेटरी, साबिक सेक्रेटरी तारिक फरीद साहब को लेंगे कि फैसलाबाद में क्या हो रहा है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में खुश आमदीद। हम बात करें क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तान ने दूसरा वनडे जीता, उसके हवाले से हमने बात की। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ, जो पाकिस्तान के चंद बेहतरीन पढ़े लिखे क्रिकेटर्स में शामिल हैं, कोचिंग का भी कोर्स किया है, वो हमारे साथ मौजूद है, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। और हमने मीर दाऊद को, जो सियालकोट के मारूफ क्रिकेट ऑर्गेनाइजर हैं, उन्हें भी टेलीफोन लाइन पर लिया और उनसे भी बात की। अब हम बात करते हैं तारिक फरीद साहब से, कि जो कि साबिक सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन फैसलाबाद के। इनसे पूछते हैं कि फैसलाबाद में क्या है। अब्दुल रऊफ मौजूद है, फिर अब्दुल रऊफ का इनपुट लेंगे इस हवाले से। जी तारिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जनाब मिर्जा इकबाल बेग साहब। पहले तो हम आपके मशकूर हैं कि आपने फैसलाबाद पाकिस्तान के क्रिकेट में जो मेरिट की सज्जियां डेरी उसको उजागर किया। कोई टीवी नहीं कर रहा। पहले आपको सलूट पेश करते हैं और आपके बड़े मशहूर हैं। पूरे फैसलाबाद क्रिकेट एसोसिएशन, रीजन क्रिकेट एसोसिएशन साहब का सदर आपके मशहूर हैं, चौधरी मोहम्मद अनवर साहब। लेकिन ये क्या हुआ, राना अनीस तो आपके साथ थे, उधर जाके कैसे मिल गए? सर, राना अनीस साहब की कोई शेख शकील साहब को सीसी में बुला के प्रेशराइज कर रहा है सबको, और ये वो बंदा है जिसने 2-3 बार हलफ भी तोड़ा है। ये राना अनीस की ये है क्रिकेट में। बस हल्फ भी उठाते हैं क्रिकेट में लोग, वफादारी में लोग हलफ उठाते हैं, हलफ उठा के तोड़ के भाग जाते हैं। अच्छा, शेख शकील साहब ने सीसी में बुलाया एजाज फरूक को और इसको, और उन्होंने कहा, जबरदस्ती कहा कि मैंने चौधरी अनवर को नहीं जीतने देना। ये इस लेवल तक क्रिकेट हुई है। तो अभी क्या धांधली हो रही है फैसलाबाद में क्लबों में? सर बिल्कुल धांधली हो रही है। क्लबों के प्रेसिडेंट चेंज किए हुए हैं, पूरी प्रेशराइज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक्चुअली इन्होंने ये दिया हुआ मैसेज कि शेख शकील क्रिकेट बोर्ड का पूरा हाल नाल है। मुझे समझ नहीं आ रही नजम सेठी साहब किधर है। वो डिफेक्टिव चेयरमैन है क्या शेख शकील? बिल्कुल, वो चेयरमैन बना हुआ। मुझे समझ नहीं आ रही, ये तो ऐसे तो कोई तरीका नहीं ना है। ऐसी क्रिकेट हो रही है, क्लबों को उड़ाया जा रहा है, क्लबों को प्रेशराइज किया जा रहा है और कोचेज इन्वॉल्व हैं जो पीसीबी के पे रोल पे है, वो जाके वोटों के पास जा रहे हैं। शौकत साहब तो लेके गए थे ना शकील शेख साहब को राना सनाउल्लाह के पास। हाँ, राना सनाउल्लाह के पास तनवीर शौकत लेके गया और तनवीर शौकत अब क्लबों के प्रेसिडेंट कहता कि आपके लड़के तो मैंने खिलाने हैं, इस ग्रुप को वोट दो। कोच है, ठीक है, आप लाइन पे रहिएगा, आप लाइन पे रहिएगा। अब्दुल रऊफ, क्या समझते हैं क्लबों की ये सियासत, इससे नुकसान कितना हो रहा है? जो कोचेज लगाए जा रहे हैं, जिस तरह सभी अजहर को, जो कजन है शकील शेख साहब के, उनको लगा दिया गया, और भी बहुत सी घपले हैं। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये सवाल आपको नजम सेठी साहब से पूछना चाहिए कि आपकी नाक के अंदर ये सारा कुछ, ये खेल कैसे खेला जा रहा है। और अगर आप इस खेल को भी कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और पूरे पाकिस्तान को ऑल ओवर द वर्ल्ड कैसे कंट्रोल करेंगे और पाकिस्तान की क्रिकेट को आगे कैसे स्टेब्लिश करेंगे? क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, वन मैन शो नहीं है, इसमें बेशुमार लोग हैं जिनका इनपुट होना चाहिए। पाकिस्तान के साथ लेजेंड्स हैं, उनका बहुत ज्यादा किरदार है पाकिस्तान की क्रिकेट में और उनको भी साथ लेकर चलना चाहिए। उसके बाद जो नीचे आपके हाईली एजुकेटेड लोग हैं उनको साथ रखकर आपको उनको साथ रखना चाहिए। आपने अपने रिश्तेदारों को, अपने बेटों को, अपने भाइयों को आगे पीछे oblige करना शुरू कर दिया और ये मेरा ख्याल है कि आज से नहीं, एक बहुत पुराना सिलसिला है। अब इसका मेरा ख्याल है कि अब इमरान खान साहब जो है
उन पे भी ब्लेम आता है कि जो उनका ऑस्ट्रेलियन स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल जमीन के साथ मिलिया मेट हो गया। वो पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी के साथ जो पाकिस्तान की मारूजी हालात था उनके साथ मुवाफकत नहीं रखता था, और उसको उसका जो सारे का सारा नजला वो चेयरमैन रवीज राजा पर गिरा। रवीज राजा ने कोई ब्लंडर नहीं किया, मगर जो इमरान खान की ये गलत पॉलिसियां थी वो सारा नजला रवीज राजा पर गिरा है। और उसमें बड़ी तादाद जो सफर कर रही थी, और इसका फायदा इस ग्रुप ने उठाया कि इन्होंने कहा कि हम रीजनल क्रिकेट और जो डिपार्टमेंट क्रिकेट है रिवाइव कर देंगे, और उसमें जो एक बहुत बड़ी तादाद है उसको रोजगार तो इसमें ट्रांसपेरेंसी क्या है? अब तक अब्दुल रऊफ कौन सा इदारा ऐसा है जिसने अपनी टीम बना दी, लड़कों को रोजगार दिया, कोई नजर आया आपको? अभी जो वही जो पुराने चल रहे हैं, उसके बाद अलावा अभी तक कोई नया तो मेरा नहीं ख्याल कि जब तक ये ऐलान नहीं करेंगे और उस वक्त तक एक सही प्रॉपर प्लान पाकिस्तान कौम को नहीं देंगे और डिपार्टमेंट को नहीं देंगे, उस वक्त तक तो सारी चीजें हवा में है ये बातें। सही। तारिक फरीद साहब ये बताइए कि फैसलाबाद में क्या सूरत हाल है, कितने क्लब्स हैं आप लोगों के पास? सर हमारे पास 52 क्लब रजिस्टर्ड हैं, उसमें से इंशाल्लाह 24 हमारे पास है, बाकी अभी प्रेशराइज कर रहे हैं, लेकिन कोशिश है कि हम इनको बदल के रख देंगे। नहीं, प्रेशराइज कौन कर रहा है? प्रेशराइज कौन कर रहा है? सर शेख शकील थ्रू वो पॉलिटिकली एम शारिया राना सनाउल्लाह के थ्रू प्रेशराइज हो रहे हैं। अच्छा, लेकिन क्रिकेट में सियासत तो नहीं आनी चाहिए ना? क्रिकेट तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। मैं राणा साहब से भी दरख्वास्त करूंगा, ये एक छोटे हमारी क्रिकेट की इलेक्शन डिफरेंट इलेक्शन है, आप क्यों इस लेवल पे इन्वॉल्व हो रहे हैं? आपसे दरख्वास्त है, आप इतने बड़े ओहदे पे हैं, छोटी छोटी चीजों पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, और इससे फैसलाबाद की क्रिकेट ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। इसके अलावा मिर्जा साहब शालकोट का मीर दाऊद, तहत भट्ट, इनके क्लबों को ना नमान भट्ट साहब जीत रहे हैं, ना मलिक जुल्फकार जीत रहे हैं, इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे हैं? और इनका नोटिफिकेशन अपर दीर में स्टे हुए हैं, हर जगह स्टे हुए हैं। तो इसी तरह बलूचिस्तान में आपके मुताबिक सारे ये तो एक पूरी प्लानिंग के तहत प्रेसिडेंट बदले गए हैं, ये कोई इंसाफ था नहीं। आप जो 18 की स्क्रूटनी कॉन्स्टिट्यूशन 14 कहते हैं उसकी स्क्रूटनी की लिस्ट के मुताबिक इलेक्शन कराएं, जो जीत जाए ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान होगा ना? अब्दुल रऊफ क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए और न्यूट्रल इलेक्शन होने चाहिए, जिसमें किसी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, और कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से उस पर मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए। अगर आप मैनिपुलेट करेंगे नीचे जाकर रीजनल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और क्लब लेवल पर, तो इससे सारा पाकिस्तान क्रिकेट का ढांचा मिलिया मेट होगा। इसमें फिर सबसे ज्यादा जो एंड पे नुकसान होता है वो क्रिकेटर्स का होता है, और क्रिकेटर सफर करते हैं। जो क्लब वोट दे देगी, जिसको ये इलेक्ट कर लेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट में प्रेसिडेंट आ जाएगा वो अपने लड़के खिलाएगा, जिससे उसको वोट दिए होंगे वही खिलाएगा। फिर इसी तरह जो रीजन में बनेगा वो अपने लड़कों को एडजस्ट करना शुरू हो जाएगा, और एक पूरे का पूरा जो ढांचा है क्रिकेट का सफर करता है। आखिरी मैं कमेंट चाहता हूं, तारिक फरीद साहब, आप क्या समझते हैं कि आप लोगों ने लिखा पीसीबी के चेयरमैन को, या आपने पीसीबी के पेट्रन वजीर आजम पाकिस्तान को लिखा कि धांधियों का बाजार गर्म है इंतखाबात में? मैंने बिल्कुल नजम सेठी साहब को व्हाट्सएप पे मैसेज दिया, उन्होंने यही कहा था कि हम फ्री एंड फेयर सिलेक्शन करवाएंगे, कोई इन्वॉल्व, लेकिन झूठ है सारा। अच्छा। और दूसरी बात है, ये सब गैर-आईनी काम। सर मिर्जा साहब अभी तो इनकी गवर्निंग बोर्ड बदली ही नहीं। हाँ। पूरी गवर्निंग बोर्ड आएगा तो ये अपॉइंटमेंट कर सकते थे, कैसे की? सभी अजहर को या फलां को ये कोई नौकरी नहीं रख सकते जब तक गवर्निंग। ये तो सिर्फ केयर टेकर है, उसमें तो वैसे माजिद खान लेवल, रऊफ, इतने बड़े प्लेयर आने चाहिए थे केयर टेकर में जो मेडल पे काम करते हैं। ये तो दजियां उड़ाई हुई हैं। चले बहुत बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल रऊफ आपका, और तारिक फरीद साहब आपका। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह जिंदगी ने वफा की तो आपको आइंदा भी बताते रहेंगे कि क्या हो रहा है, क्योंकि हक के लिए आवाज बुलंद करना जो है वो हम अपना फर्ज समझते हैं। और शकील शेख साहब को मुताद्दिद बार हमारे प्रोड्यूसर सुनील कुमार साहब ने कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्यों वो दूर भाग रहे हैं। बहरहाल इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ ही मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।